हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज 12th बिजनेस स्टडी में हम भारत में व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत विमुद्रीकरण पॉइंट को समझने वाले हैं। डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। भारत में व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत पिछली क्लास में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनके बारे में हमने समझा। उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। 1991 में भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए थे, उन्हीं आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत एक प्रोसेस है हमारी एक और, वो है विमुद्रीकरण। अब ये विमुद्रीकरण किसे कहा जाता है, डीमोनेटाइजेशन किसे कहा जाता है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो विमुद्रीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है। विमुद्रीकरण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर देती है। मतलब विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश की जो सरकार है वो देश में प्रचलित जो मुद्राएं हैं उनमें से किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर देती है। देखिए यहाँ पर जो किसी मुद्रा, मतलब ये जो शब्द है इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देश के अंदर कोई सी मुद्रा उसको प्रतिबंधित कर देती है। ये किसी मुद्रा को, मतलब हमारे देश में 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500, 1000 इस प्रकार के नोट प्रचलित है। तो विमुद्रीकरण के अंतर्गत सरकार क्या करती है, विमुद्रीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को, मतलब सारी मुद्रा को नहीं, कोई सी एक ही पर्टिकुलर किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर देती है, उसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। प्रतिबंधित करना मतलब उस पर रोक लगाना। आगे देखते हैं। प्रतिबंधित मुद्रा, जब मुद्रा को प्रतिबंधित किया जाता है तो क्या होता है, प्रतिबंधित मुद्रा की कीमत शून्य हो जाती है। उसका जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। उस मुद्रा से किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय, लेन देन या उससे संचित करना भी अपराध माना जाता है। जिस दिन मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है उसके बाद से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर उस मुद्रा से हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, क्रय विक्रय नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते, उसको हम संचित जमा भी नहीं कर सकते। ये रोकना उसे अपराध माना जाएगा। मुद्रा पर प्रतिबंध के उपरांत एक समय सीमा दी जाती है, एक निश्चित समय दिया जाता है कि इस इतने समय के अंदर आप उस मुद्रा को बैंक में जमा करा करके उसके बदले उतने ही रुपए की दूसरी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, एक निश्चित समय के अंदर। यदि आप उस समय के अंदर उस प्रतिबंधित मुद्रा को बैंक में जमा नहीं कराते हैं, उसको परिवर्तित नहीं कराते हैं, तो उसके बाद में वह जो मुद्रा है वो केवल एक कागज का टुकड़ा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका चलन बंद हो जाएगा। इसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हम इस दौर से गुजर चुके हैं। चलिए, अब हमारे देश में विमुद्रीकरण कब हुआ था उसके बारे में देखते हैं। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा कि विमुद्रीकरण के अंतर्गत देश की सरकार देश में प्रचलित किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर देती है। प्रतिबंध के पश्चात उस मुद्रा का मूल्य 0 हो जाता है। उसके बाद हम उस मुद्रा से न तो क्रय विक्रय कर सकते हैं, न लेन देन कर सकते हैं, न उसे संचित कर सकते हैं। एक निश्चित समय के अंदर उस मुद्रा को बैंक में जमा करके हमें दूसरी मुद्रा लेना पड़ती है।
यदि हम उस समय अंतराल में जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद वो मुद्रा एक कागज का टुकड़ा हो जाती है। एक शॉर्ट परिचय इंट्रो हमने देखा उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया हमारे देश में कब हुई थी। तो भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 500 और 1000 की जो करेंसी है, इन नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश की तत्कालीन सरकार ने 500 रुपए और 1000 के नोटों को बंद कर दिया, उनको वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिस मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है उसका मूल्य 0 हो जाता है, उसे क्रय विक्रय नहीं कर सकते, उसका लेन देन नहीं कर सकते, उसको हम संचय नहीं कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा में उसे जमा करना पड़ता है। सरकार ने 8 नवंबर को उसको प्रतिबंधित किया। उसके बाद सरकार ने 10 नवंबर को 500 रुपए के नए नोट जारी किए। सरकार ने फिर 2000 रुपए के करेंसी मतलब 2000 रुपए के नए नोट 10 नवंबर को जारी किए 2 दिन बाद, और 500 रुपए के नए नोट 13 नवंबर को जारी किए। 8 नवंबर को सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट थे उनको बंद कर दिया गया, उनका चलन बंद हो गया। उसकी जगह 2 दिन बाद ही 10 नवंबर को सरकार ने 2000 का नया नोट मार्केट में लाया, क्योंकि लोग बहुत अधिक मात्रा में एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों में जाते हैं, तो उस भीड़ से बचने के लिए सरकार ने 2000 का बड़ा नोट जारी किया। फिर 13 नवंबर को सरकार ने 500 का नया नोट जारी किया, ताकि लोग आसानी से अपने जो पुरानी करेंसी को बदल सके। अब ये विमुद्रीकरण के क्या उद्देश्य होते हैं, अचानक की गई कार्यवाही का क्या उद्देश्य होता है। तो पहला उद्देश्य है विमुद्रीकरण का, सबसे पहला उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। दूसरा है विदेशों से जो जाली नोट आ जाते हैं, जाली करेंसी, उस पर रोक लगाने के लिए। तीसरा है आतंकी गतिविधियों को जो फंडिंग होती है बड़े बड़े नोटों से, उस फंडिंग को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक कदम उठाया जाता है। और चौथा है अर्थव्यवस्था में समानांतर रूप से जो चल रहे काला धन है, इस काले धन पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाती है। ये इसके 4 प्रमुख उद्देश्य है विमुद्रीकरण के। पहला, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। दूसरा, जाली करेंसी पर अंकुश लगाना। तीसरा, आतंकवाद को जो फंडिंग होती है उस पर रोक लगाना। और चौथा है जो काला धन जो जमा रहता है लोगों के पास, जो इलीगल जो मनी रहती है, मुद्रा, उस पर रोक लगाना। विमुद्रीकरण से क्या हुआ, उस समय 8 नवंबर 2016 का जब विमुद्रीकरण किया गया तो हमारे देश में जितनी करेंसी चलन में थी, मार्केट में जितनी करेंसी थी, उसका 86% जो भाग है वो अवैध हो गया। 86% भाग अवैध हो गया, मतलब 500 और 1000 के नोट 86% रेशो था उसका, और बाकी के जो नोट है 1 रुपए, 2 रुपए, 10, 20, 50, 100, ये जो नोटों की संख्या है बाकी 14% में आती है। तो 500 और 1000 के नोटों के बंद होने से हमारे देश की जो करेंसी है उसकी 86% करेंसी अवैध हो गई। 86% करेंसी को बैंकों में जमा करना पड़ा, ये उसका प्रभाव था। चलिए अब हम इस विमुद्रीकरण के लक्षण देख लेते हैं। भारत में 1946 और 1978 में भी विमुद्रीकरण किया गया था, ये कोई नई बात नहीं है, विमुद्रीकरण किया जाता है। लेकिन 1946 और 78 में जो विमुद्रीकरण किया गया था, ये विमुद्रीकरण कोई सी आकस्मिक घटनाओं के घटने से होता है, आर्थिक राजनीतिक उथल पुथल के कारण होता है। लेकिन 2016 में 8 नवंबर को जो विमुद्रीकरण किया गया था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में न तो कोई आर्थिक संकट था और न ही कोई राजनीतिक संकट था, सभी सामान्य परिस्थितियां थी, और ऐसे समय में अचानक विमुद्रीकरण किया गया, और इसलिए ये 2016 का जो विमुद्रीकरण अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। अब हम देखते हैं कि इस विमुद्रीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है, विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, इसकी क्या कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहला है कर प्रशासन। विमुद्रीकरण टैक्स लगाने का एक तरीका है, कर
जो लगाया जाता है उसके अंतर्गत जाता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है, कर प्रशासन का एक तरीका है। क्या होता है, जो मुद्रा कर चुकाने के उपरांत नगद रूप में रखी होती है वह तुरंत बैंक में जमा करके उसके बदले में नई मुद्रा व्यक्ति पा सकता है। ये जो लोगों की जो बैंकों में भीड़ थी तो वो उनकी लीगल करेंसी थी। लीगल करेंसी का मतलब कि हमने जिस हमारे रुपए के ऊपर टैक्स चुका दिया है उस पैसे को हम बैंक में जाकर के चेंज करा सकते हैं। लेकिन कई लोगों के पास जो काला धन था जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं चुकाया था उस पैसे को वो बैंक में जमा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका हिसाब देना पड़ता। तो ये सरकार के द्वारा टैक्स वसूलने का एक प्रशासन करने का एक तरीका है, कर प्रशासन का एक तरीका है विमुद्रीकरण। इससे सरकार की जो टैक्स चोरी होती है वो सरकार की वसूल हो जाती है। दूसरी विशेषता क्या है, सरकार की कड़ी नीति का संकेत। विमुद्रीकरण सरकार की कठोर नीति का संकेत है। जो लोग कर की चोरी करते हैं, कर जो बचाते हैं, कर वंचना करते हैं, उस पर कठोर नियमों का संकेत है ये। तीसरा है बचतों का औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में उपयोग। जो सेविंग होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी सेविंग को हम हमारे घरों में ही रखते हैं, उसे बैंक में जमा नहीं करते हैं, उसको लीगल हम घोषित नहीं करते हैं, हमारी इनकम नहीं बताते। ऐसी सेविंग को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में उपयोग करने के लिए भी सरकार विमुद्रीकरण करती है। क्यों? क्योंकि जब करेंसी बंद हो जाएगी तो हमारे घरों में जितना भी कैश पड़ा होगा जो हम उसको हिसाब में नहीं बताते हैं उसे भी हमें जमा करना पड़ता है, तो वो पैसा सरकार के पास औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में आ जाता है। मुद्रा की आपूर्ति में कमी। विमुद्रीकरण से देश में मुद्रा की भारी आपूर्ति में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक साथ इतना सारा पैसा एक्सचेंज करना, पूरा जैसे अभी बताया था कि 86% जो करेंसी है वो अवैध हो गई, तो 86% नई करेंसी मार्केट में लाना एक साथ इतना मुश्किल हो जाता है, उस समय कमी हो जाती है। निजी संपत्ति, विमुद्रीकरण के कारण निजी क्षेत्र की संपत्ति में भी कमी आ जाती है। जो पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों की होती है वो कम हो जाती है। रिजर्व बैंक तुलन पत्र। रिजर्व बैंक का जो बैलेंस शीट है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। मुद्रा की वापसी केंद्रीय बैंक के नगद दायित्व में कमी करती है। मुद्रा जब वापिस आती है तो बैंक के जो नगद दायित्व वो कम हो जाता है। क्यों? बैंक के पास जितना पैसा रहता है लोगों का वो उसका दायित्व है, लेकिन जब मुद्रा वापिस आती है तो उसकी दायित्व में कमी हो जाती है, परंतु इसके व्यापारिक बैंकों को जमा दायित्व को बढ़ा देती है और जो व्यापारिक बैंकें होती है उनके दायित्व बढ़ जाते हैं क्योंकि बैंकों में लोग उसको जमा कर देते हैं। और अनिश्चितता। विमुद्रीकरण से अनिश्चितता आती है, लोगों में भय आ जाता है कि कब क्या हो जाए, जैसे एक अनिश्चितता रहती है। इस प्रकार से हम विमुद्रीकरण की ये 7 विशेषताएं हम देख सकते हैं कि सबसे पहला विशेषता कौन सी होगी, कर प्रशासन का एक तरीका है विमुद्रीकरण। सरकार की कड़ी नीति का संदेश देता है। बचतों का औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में प्रयोग करने के लिए विमुद्रीकरण अपनाया जाता है। मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है, निजी संपत्ति में कमी हो जाती है, रिजर्व बैंक का जो बैलेंस शीट है वो कोई परिवर्तित नहीं रहता है और व्यापारिक बैंकों में जमा धन अधिक हो जाता है और अनिश्चितता बन जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीति में परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो अपनाया गया तो उसका हमारे देश के व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सबसे पहला बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव आया। जैसे ही हमारे देश ने उदारीकरण की नीति अपनाई, निजीकरण की नीति अपनाई, वैश्वीकरण की नीति अपनाई, तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी और विदेशी कंपनियों के भारत में आने से इन कंपनियों के अपार साधन और आधुनिक तकनीक ने उसकी सहायक भारतीय कंपनियों को अपने विक्रय में वृद्धि की संभावना को बढ़ा दिया। हमारे देश की कंपनियों के सहायक जो हमारे देश की कंपनियों के साथ में जब काम करने लगी तो उनकी वृद्धि की संभावना और बढ़ गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हम देख ही रहे हैं कि आज इंटरनेशनल कंपनियों से हमें कितना, हमारे जीवन स्तर में कितना परिवर्तन आया है। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए
साधन, नए नए वस्तुएं हमें उपयोग करने को मिले। विश्व अर्थव्यवस्था से हम जुड़ गए हैं, विभिन्न वस्तुओं को उपलब्ध करा रही है। इसी के साथ अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ है। कितनी सारी कंपनियां आज हमारे घर में जितने प्रोडक्ट हैं उसमें अधिकांश तो विदेशी कंपनियों के ही प्रोडक्ट है। हम विदेशी कंपनियों का ही माल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आज जो हमारे जीवन स्तर में जो बदलाव हमें दिखाई देता है वो सब ये किसके कारण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण हुआ है। फिर है निवेश एवं टर्नओवर में वृद्धि। निवेश मतलब पैसा व्यापार व्यवसाय में लगाया जाता है, तो विदेशी निवेशकों के द्वारा पैसा लगाया गया, निवेश में वृद्धि हुई और उससे टर्नओवर में वृद्धि हो गई। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में निजी निवेश को बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिला। निजी क्षेत्र ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया। आर्थिक सुधार कार्यक्रम से पूर्व मतलब 1991 में सरकार ने जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए तो उसके पहले निजी निगमित क्षेत्र द्वारा अंश निर्गम द्वारा केवल 1261 करोड़ की कुल पूंजी जुटाई गई थी। 1261 करोड़ रुपए केवल निजी क्षेत्र के द्वारा लगाया गया था। लेकिन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के 4 वर्षों के पश्चात 1994-95 में यही राशि बढ़कर कितनी हो गई, 27,621 करोड़ रुपए की हो गई। तो ये निजीकरण का प्रभाव है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से जो पूंजी है वो बढ़ गई। अगला पॉइंट है कठिन प्रतियोगिता। ये आर्थिक सुधारों के कारण मार्केट में कठिन प्रतियोगिता जो है वो कठोर हो गई। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप देश की औद्योगिक जगत में कड़ी प्रतियोगिता का वातावरण बन गया। क्यों? क्योंकि अब देश की कंपनियों के साथ नहीं लड़ना था, हमारे देश की कंपनियों को अब इंटरनेशनल कंपनियों के साथ उसे प्रतियोगिता करना था। विदेशी कंपनियां देश के सस्ते संसाधनों का प्रयोग कर बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त कर रही है तथा देश के उद्योग इनके समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं। विदेशी कंपनियां, उनके पास टेक्नोलॉजी है, साधन है, पूंजी है, तो हमारे देश के संसाधनों का भरपूर उपयोग करके वो लाभ कमा रहे हैं। जैसे वेस्टर्न कंपनी जिसके पास टेलीविजन बाजार का 18% भाग था, आज वो मार्केट से बाहर हो गई। आज हमें ये नाम नहीं सुनाई देता है। अब उसकी जगह एलजी आ गई, सोनी आ गया, ये सब टीवी हमारे सामने आ गए। अब इस कंपनी को कोई नहीं जानता। ये प्रतियोगिता विदेशी कंपनियों के साथ साथ देश की कंपनियों में भी बढ़ गई, मतलब प्रतियोगिता कठिन हो गई। क्रेता का बाजार किसके हाथ में आ गया? उपभोक्ता के हाथ में आ गया, क्रेता के हाथ में आ गया। बाजार में वस्तुएं वही आने लगी जो क्रेता डिमांड करता है, जो उपभोक्ता डिमांड कर रहा है। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल आदि की पूर्ति अत्यधिक वृद्धि हो गई। टेक्नोलॉजी आ गई। आज हम मार्केट में देखेंगे तो हमें कौन सी वस्तुएं दिखाई देती है? सबसे ज्यादा वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम ज्यादा देखते हैं, दूरसंचार की चीजें हम ज्यादा देखते हैं, ऑटोमोबाइल की चीजें हमें ज्यादा देखते हैं। ये भरपूर मात्रा में इनकी वृद्धि हुई। तकनीकी में सुधार तथा प्रतियोगिता बढ़ने से उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं निजी कीमतों पर उपलब्ध होने लगी। मोबाइल ही हम लेंगे तो पहले यदि भारत की कंपनी का मोबाइल लेना होता था तो हमें बहुत उचित दर पे मिलता था, लेकिन अब विदेशी कंपनियों के मोबाइल मिलने लगे, टीवी मिलने लगी, फ्रिज, कूलर, ये सब जब कंपटीशन दूसरी कंपनियों के साथ होने लगा तो उपभोक्ता को श्रेष्ठ किस्म की वस्तु निजी कीमतों पर उपलब्ध होने लगी। उत्पादक उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखकर वस्तुओं में निरंतर सुधार कर रहे हैं। उपभोक्ता जैसे जैसे डिमांड करते जाता है वैसे वैसे उत्पादक उस वस्तु में बदलाव करते जाता है। आगे विश्व स्तरीय तकनीक आर्थिक सुधारों के कारण जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई और वो जो तकनीकी है वो तकनीक हमारे देश में आई, अनुसंधान और विकास हुआ। आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा। आर्थिक सुधारों से क्या हुआ कि हमारे देश में जितने भी आयात किए जाते थे उनका भुगतान अब निर्यातों के माध्यम से होने लगा। भुगतान संतुलन हमारा सुधर गया कि जितना भी हम आयात कर रहे उसका भुगतान निर्यातों के माध्यम से होने लग गया। निगमित प्रतिस्पर्धा में दुर्बलता। निगमित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में तेजी से आने के कारण भारतीय कंपनियां बड़ी वित्तीय समस्या का सामना कर रही है।
परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण का भय बना रहता है। अधिग्रहण मतलब विदेशी कंपनियां हमारे देश की कंपनियों को खरीदने लग गई, उनकी संयुक्त उपक्रम में अधीनस्थ की स्थिति हो गई तथा उन्हें साधारण परिस्थितियों में असमान मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बहुत सारे साधन पूंजी होती है, तो हमारे देश की कंपनियों को वो अधिग्रहित करने लग गई और साधारण परिस्थितियों में भी वो उनके सामने मुकाबला नहीं कर। वास्तव में वित्तीय दशा कमजोर होने के कारण भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के आगे टिक नहीं पाती। जैसे डीसीएम दीवू को अपना नाम परिवर्तित करके डीसीएम दीवू मोटर्स करना पड़ा, क्योंकि डीसीएम कुल क्षमता पूंजी में केवल 8% ही निवेश कर सकी, जबकि दीवू ने 92% का निवेश कर दिया। मतलब विदेशी कंपनी ने अधिक निवेश करके उस पर कब्जा कर लिया। ये निगमित प्रतिस्पर्धा में दुर्बलता दिखाई दी। नई कार्य नीति एवं प्रबंधक भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग जगत को एक नए वातावरण का सामना करना पड़ रहा है, तो वह भी अपने मैनेजमेंट में, अपनी कार्य नीतियों में बदलाव कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ये सभी जो नए आर्थिक सुधार लागू किए उसका प्रभाव देखने को मिला। चलिए, अब प्रबंधकीय प्रतिक्रिया क्या आई नए सुधारों से, नए आर्थिक सुधार लागू करने से जो मैनेजमेंट क्षेत्र था, प्रबंध का जो क्षेत्र था, उसकी प्रतिक्रिया क्या आई। देखिए, इसके निम्नलिखित अध्ययन से हमें समझ सकते हैं। सबसे पहला तो उपभोक्ता की संतुष्टि, कि नए आर्थिक सुधारों से जो उपभोक्ता है वह संतुष्ट हो गया। उपभोक्ता क्यों संतुष्ट हो गया? क्योंकि उपभोक्ता को इंटरनेशनल जो विश्व की जो अच्छी श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलने लगी, इसलिए वह संतुष्ट हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय तक उपभोक्ता संतुष्टि या हितों की अनदेखी करके व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखा गया। बहुत लंबे समय तक केवल व्यवसायियों और उद्योगपतियों को ही ध्यान में रखा गया था, उपभोक्ता को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब आर्थिक सुधार लागू हुए तो उससे क्या हुआ, यह प्रवृत्ति समाप्त हो गई। व्यवसायियों उद्योगपतियों को जो फोकस में थे, केवल उनका ही लाभ हो रहा था, वो प्रवृत्ति खत्म हो गई। आज प्रबंधक श्रेष्ठ किस्म की वस्तु उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, और यदि ये नहीं करेगा तो दूसरी कंपनी आगे आ जाएगी। किस्म व कीमतों के साथ साथ वह वस्तु की पैकेजिंग, ग्राहकों की सुविधाएं, प्रचार, विज्ञापन आदि का भी पूरा ध्यान रखता है। जब वैश्वीकरण नहीं था उस समय हमारे देश की कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण करती थी, मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से वस्तुएं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी और ऊंचे दाम पर बेचा करते थे, ग्राहकों को सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। लेकिन जब दूसरे देश की कंपनियां देश में आई और उन्होंने जो फैसिलिटी ग्राहकों को दी, तो उनके कंपटीशन में इनको भी अपनी जो तरीका है वो बदलना पड़ा और कस्टमर को सुविधाएं, प्रचार, विज्ञापन, उच्च क्वालिटी की वस्तुएं उचित कीमत पर देना पड़ा। तो इससे उपभोक्ता क्या हो गया, संतुष्ट हो गया आर्थिक सुधार से। दूसरा है विविधीकरण। आज हम देखते हैं कि कई कंपनियां केवल एक ही काम नहीं करती। आज के समय में भी हम खुद पढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, लेकिन आप आगे जाकर के क्या बनेंगे ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि आगे की परिस्थितियां कैसी है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये बनना है, लेकिन आगे जाते जाते कैसी कितनी परिस्थितियां बदल जाती है, वो खुद आगे जाकर के अपना लक्ष्य बदल देता है। तो आज विविधीकरण का समय है। जो कंपनी एक ही माल का उत्पादन कर रही थी, एक ही वस्तु, एक ही प्रोडक्ट का, एक ही ब्रांड जो चलता था, अब वो विविधीकरण को अपनाने लगे। एक ही कंपनी अनेक व्यापार करने लग गए, हर क्षेत्र में कंपनियां उतर गई है। ये इसे कहा जाता है विविधीकरण। जैसे AT&T ने प्रचार में प्रारंभ में टेलीकॉम उत्पादों की एक लंबी श्रृंखला शुरू की थी, परंतु अब वह संचारण उपकरण, स्विच उपकरण, बेतार के तार, इनका भी उपयोग करने लगे, इनका भी उत्पादन करने लगे। एक और उदाहरण, यूरेका फोर्ब्स जो है, जो एक वैक्यूम क्लीनर कंपनी थी, अब उसने पानी को शुद्ध करने की मशीन, फूड प्रोसेसर, इनका भी उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब विविधीकरण को अपना रही कंपनियां, मतलब वो अलग अलग मार्केट में जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से अपने स्वरूप को बदल करके विविधीकरण को अपना रहे हैं, और इसका फायदा लोगों को हो रहा है। जिन उत्पादों पर कंपनियों का एकाधिकार था और एकाधिकार का वो उपभोक्ताओं का शोषण करते थे,
और विविधीकरण से क्या हुआ कि एकाधिकार समाप्त हो गया और अच्छे किस्म की वस्तुएं लोगों को मिलने लगी। चलिए, तीसरा है अधिग्रहण एवं विलय। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देश में उद्यमी स्वतंत्रता समाप्त हो रही है तथा अधिग्रहण विलय तेजी से हो रहा है। अधिग्रहण विलय, एक कंपनी दूसरे कंपनी का अधिग्रहण कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में विलय हो रही है। इससे जहां मध्यम तथा छोटी कंपनियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध व्यूह रचना बनाने में मदद मिल रही है कि जहां छोटी कंपनियां समाप्त हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ छोटी छोटी कंपनियां मिल करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन करने के लिए उनकी बराबरी में भी आ रही है। तो अधिग्रहण और विलय, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आज बाजार में दो कंपनियां मिल करके व्यापार करती है। जब वो एक अकेला सामना नहीं कर पाती है तो दो कंपनियां, तीन कंपनियां मिल जाती है और फिर वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से कंपटीशन लेती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पुनर्गठन। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सामान्यतया संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्रवेश किया है। ज्वाइंट वेंचर मतलब उन्होंने दो कंपनियों ने मिल करके व्यापार शुरू किया है। जैसे जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर के साथ संयुक्त उपक्रम समझौता किया है। जनरल मोटर अलग है और हिंदुस्तान मोटर अलग है। इन दोनों ने मिल करके एक नया उपक्रम, ज्वाइंट उपक्रम शामिल किया है। फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ तथा जीई ने गोदरेज के साथ मिलकर के प्रवेश किया है। ऐसे दो कंपनियां मिल करके संयुक्त उपक्रम चलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि में प्रविष्ट हुई है। उत्पादन क्षमता यदि देखें तो नए आर्थिक वातावरण में उत्पादन क्षमता के सृजन व उसके उपयोग पर से पूर्ण नियंत्रण हटा लिया गया है। सरकार का जो कंट्रोल था वो हटा दिया गया। एमआरटीपी अधिनियम जो है उसमें संशोधन कर दिया गया है और इससे भारतीय कंपनियों की उत्पादन क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। जो लिमिट बना दी थी सरकार ने, जो प्रतिबंध लगा दिए थे वो हटा दिए। अब भारत की कंपनियां भी इंटरनेशनल लेवल पर अपना जो उत्पादन है वो बना रही है। देश की रिलायंस पेट्रोलियम विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन क्षमता वाली कंपनी बन चुकी है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी बन गई है आज की स्थिति में। इसी प्रकार रेनबैक्सी, बजाज ऑटो, अरविंद मिल्स आदि भी अपनी क्रियाओं में विश्व आकार को प्राप्त कर चुकी है। आज इंटरनेशनल कंपनियों में इनकी विश्व की कंपनियों की बराबरी में ये नंबर 1 पर चल रही है। पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन हुआ। देश में जो पूंजी है, कंपनियां अब ऋण की तुलना में समता पूंजी पर अधिक निर्भर हो रही है। जो इक्विटी शेयर है उनकी खरीदी बिक्री पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वितरण एवं विक्रय, वस्तुओं के वितरण एवं विक्रय में भारी बदलाव आया है। अब कुछ उत्पादों को छोड़कर बड़े विपणन के स्थान पर वर्ग विपणन का महत्व बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपभोक्ताओं को जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सेलिंग है उसका तरीका बदल गया है। किस प्रकार से बदल गया है कि अब मास मार्केटिंग की जगह क्लास मार्केटिंग हो गई है। एक विशेष वर्ग के लिए स्पेशल वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो कौन सी कंपनी है, टाटा कंपनी है। टाटा ने एक निश्चित आय वर्ग के लिए नैनो कार का उत्पादन किया, 1 लाख रुपए की कार। अब जो मध्यम वर्गीय है या जो कम आय वर्ग वाला व्यक्ति है वो कार किस प्रकार से खरीदेगा, तो टाटा ने उसके लिए एक स्पेशल कार बनी, नैनो कार। और इस प्रकार से ये विपणन कैसा हो गया, वर्ग विशेष के लिए विपणन हो गया। और भी यदि हम देखें तो आज प्रत्यक्ष विपणन एक नई प्रवृत्ति है। डायरेक्ट मार्केटिंग की जा रही है, कस्टमर से डायरेक्ट संपर्क किया जा रहा है, उसके घर तक कंपनियां पहुंच रही है। ये प्रत्यक्ष विपणन कहलाता है। जैसे कंपनियां ग्रामीण बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हीरो होंडा, इसने CD100 ये गांव के लोगों के लिए स्पेशल बनाई है। और आज यदि देखें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इसी कंपनी की मोटरसाइकिल को लोग अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण इलाके को फोकस में रख कर के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इस प्रकार से मास विपणन, मास मार्केटिंग की जगह क्लास मार्केटिंग को ध्यान दिया गया। आगे है
ब्रांड निर्माण। कंपनी आज ब्रांड निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्पाद के बाजार में प्रवेश को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, उस पर अधिक विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसको मार्केट में किस प्रकार से स्थापित किया जाए, उसके अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आज यदि हम देखें तो हुंडई, एलजी, सैमसंग, ये कंपनियों ने बाजार में प्रवेश पर बड़ी मात्रा में व्यय किया है। आप देखोगे बड़े बड़े होर्डिंग्स, विज्ञापन, उनके अलग अलग तरीके, दुकानों की सजावट, ये सभी मार्केट में उतारने के तरीके हैं। एलजी है, सैमसंग है, हुंडई है, ये कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अपने ब्रांड का ज़्यादा प्रचार करते हैं। टेक्नोलॉजी। सफल कंपनियां आधुनिक तकनीकी का ज्ञान का उपयोग बड़ी मात्रा में कर रही है। इससे वस्तु की किस्म में सुधार और लागत में कमी करना संभव होता है। वे अच्छी मशीन का उपयोग करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी की वस्तु भी मिलेगी और कम से कम लागत आएगी। वास्तव में भविष्य में उद्योग न तो पूंजी गहन होंगे, फ्यूचर का जो उद्योग होगा, इंडस्ट्री होगी, पूंजी पर आधारित नहीं होगी और न ही श्रम पर आधारित होगी। वो किस पर आधारित होगी? स्किल पर आधारित होगी, कुशलता पर आधारित होगी। लोग क्वालिटी को देखेंगे, पैसे को नहीं देखेंगे। लोग श्रम को नहीं देखेंगे, वो क्वालिटी को देखेंगे। और यही कारण है कि आज तकनीकी कुशलता रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध है। आज तकनीकी जो योग्यता व्यक्ति रखता है उसकी ज्यादा डिमांड है। पारितोषिक स्तर। विशिष्ट प्रबंधकीय एवं तकनीकी सेवाओं के लिए पारितोषण में अत्यधिक वृद्धि हो गई है कि जो विशिष्ट प्रबंधकीय तकनीकी योग्यता रखता है उसको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। आज हम देखते हैं आईआईटी, आईआईएम से जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनको स्पेशल पैकेज देकर ये कंपनियां जॉब देती है। फिर ये श्रम। नए व्यावसायिक वातावरण में श्रम के प्रति मालिकों के दृष्टिकोण एवं श्रम संघों के चिंतन में परिवर्तन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सरकार भी जागरूक हो गई है। विश्व व्यापार संगठन, इसने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कार्य दशाओं आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि कोई भी बालकों को श्रम में नहीं जोतेगा। फिर कम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना दिया कि कम से कम इतनी मजदूरी देना ही पड़ेगी। और कार्य की दशाएं, जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हैं वहाँ पर कार्य की दशाएं उचित होना चाहिए। तो ये श्रम के संबंध में भी जो प्रतिक्रियाएं हैं प्रबंध की, वह ये सब आई है। तो हमने ये 8-10 पॉइंट देखे हैं कि किस प्रकार से आर्थिक सुधारों से प्रतिक्रियाएं आई है ना। तो व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तनों के प्रति प्रबंधकीय प्रतिक्रिया क्या है, ये हमने पॉइंट्स देखे। तो अभी तक हमने ये हमारा जो भारत में व्यावसायिक वातावरण जो है इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम, उसकी आवश्यकता क्या थी। फिर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 पॉइंट देखे। फिर हमने विमुद्रीकरण देखा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड यूनिट है। पहले यूनिट में हमने प्रबंध से क्या है उसकी प्रकृति महत्व देखा, प्रबंध के कार्यों के बारे में देखा, प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में देखा, हेनरी फ्यूल टेलर के सिद्धांत। और फिर ये हमारी थर्ड यूनिट थी, व्यावसायिक वातावरण। इस प्रकार से हमने ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए हैं 12th बिजनेस सिस्टम में। ये हम यदि विस्तृत रूप में पढ़ते हैं तो ये चीज़ क्या है, हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती है। आप लोग नोट्स, जैसे कई बच्चे कहीं नोट्स बना लेते हैं और नोट्स को याद करते हैं। देखिए, याद करना और लिखना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको समझना एक अलग चीज़ है। हम जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो क्लास में हम जो लेक्चर सुनते हैं तो हम वहाँ याद नहीं कर रहे होते, हम सुन रहे हैं। जो सुना हुआ जो है वो हमारे दिमाग में, हम उसको सोचते हैं, चिंतन करते हैं और सुना हुआ हमेशा याद रहता है। तो ये हमने आज जो सुना है, आप लोग जो पढ़ेंगे विस्तृत से, तो ये हमारे ये इसी को स्टडी बोला जाता है। ये तो नोट्स बना के याद कर लेना, पास हो जाना एक अलग बात है, लेकिन किताब को पढ़ना डिटेल में। आप लोगों के पास जो भी किताब है, एनसीईआरटी की बुक है, आप उसको घर पे पढ़िए। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य यही है कि अब आप लोगों को चैप्टर को विस्तृत में पढ़ना पड़ेगा और उसके बीच में से क्वेश्चन आएंगे वो लिखना पड़ेगा। आगे आप लोगों को इसी टाइप की पढ़े मिलने वाली, इसलिए उसकी शुरुआत हम आज से करें। हम अभी हमारे पास भरपूर समय है, तो आप बुक को विस्तृत रूप में पढ़ें, उसका विस्तृत अध्ययन करें। ठीक है, थैंक यू।